ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं है, आमिर जी का एक डाउट निकला है कि आप जो एडिशनल फैट बना, जो एक चिट्ठे बनाने की बात कर रहे हैं वो तो हम A4 शीट पे बना लेंगे, एडिशनल फैट हम लोग कैसे नोट डाउन करें। मेरी दो अप्रोचेस रहती हैं। मैं पहले, जैसे आप लोग अभी क्लास में मेरी हैं, तो ये स्पाइरल वाले जो ब्लैंक रजिस्टर या जो भी कॉपी होती है उसमें पहले वर्ड टू वर्ड मैं सब कुछ लिखता चलता हूँ। लिख लिया जो भी मतलब फैकल्टी बोल रहा है सामने नजर, बस लिखते चल रहा हूँ, मेरा पेन चल रहा है, चाहे वो टेढ़ा जा रही है लाइन, चाहे कैसे भी जा रही है, कोई भी फैक्ट मिस नहीं होना चाहिए। बाद में उसको अगर मैं कंपाइल कर रहा हूँ या दोबारा लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, A4 शीट पे अगर जिसकी स्पीड अच्छी है कि जो फटाफट वो सब काम कर सकता है, पहले से ही मैं 30-40 A4 शीट्स हमेशा रेडी रखता हूँ जिसपे मैं दोनों तरफ मार्जिन बना लेता हूँ। स्केल से, जो प्लास्टिक वाला स्केल आता है मोटा वाला, उससे दोनों तरफ मार्जिन बना लिया। बस ये दोनों मेरी होती है फैक्ट फाइल, इस तरह भी फैक्ट फाइल, बस बीच बीच में मेरी मेन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एडिशनल फैक्ट जो कि उस सब्जेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे मैंने बुद्धा की बात कर दी थी अभी कि बोधि ट्री कहाँ पर है, तो अब जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता तो इमीडिएटली लिख लो ना, जब बुद्धा का चैप्टर करोगे तो काम ही आ जाएगा। क्योंकि एक ही बात पे चलेंगे यार तो फिर नहीं हो पाएगी ना यार वो वाली चीज, धीरे धीरे करके सारी चीजें एक साथ धीरे धीरे करके बिल्ड होती है, वो ज्यादा बढ़िया है ना। समझ में आ गया अमित जी? डाउट क्लियर हो गया आपका? या तो रजिस्टर पे कर लो या फिर उसी टाइम पर A4 शीट पर क्लास होने से पहले मार्जिन बनाकर बैठ जाओ साइड में। इस मार्जिन से क्या होता है, पेज ऐड करना डिलीट करना बहुत आसान होता है। फटाफट से मैं सिर्फ 60 सेकंड्स लेकर इस चीज को बता देता हूं कि नोट परफेक्ट बनते कैसे हैं, नोट बनाने भी है कि नहीं बनाने हैं, 60 सेकंड से। ठीक है, देखो करना क्या है। सबसे पहले ये रजिस्टर काम आएगा, कॉपी पे सबसे पहले जो मेरी क्लास चलती है धड़ाधड़ नोट्स बनाते जाना। कोई भी मैं वाहियत एग्जांपल यूज करूं, कुछ भी यूज करूं, मैं लिखते चले जाना। उसके बाद में घर पे इत्मीनान से बैठना, अपनी A4 शीट पे नोट्स बनाते चलना। शुरू में वो एक एग्जांपल बता रहा हूं, हड़प्पा के नोट्स बन गए मतलब मान लो 50 पेज, ठीक है। कुछ महीनों बाद वो आपके नोट्स हो जाने चाहिए 25 पेजों के, कुछ महीने बाद वो आपके नोट्स हो जाना चाहिए 5 पेजों के, कुछ महीनों बाद वो आपके नोट्स हो जाने चाहिए सिर्फ ये जो A4 शीट है ना, इसकी आगे वाली साइड और इसका पीछे वाली साइड। बस आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, जब ये 50 पेजों के नोट्स बनाए थे मैंने इसके 3 बार टेस्ट लिए, आपको पता लग गया मुझसे कुछ क्वेश्चन में गलती होती है, मेरी क्लास में ऑनलाइन धज्जियां उड़ाई जाती है। उसके बाद आपको वो वाली चीज याद हो गई, फिर आपको वो बिना देखे ही याद है पूरे साल तक, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। आपके नोट्स कम हो गए, वो चीज आपने नए वाले फिर दोबारा जब A4 शीट पे लिखा था वो चीज करनी नहीं पड़ी। फिर आपको लगा अब तो इसका मेरा मेंस का भी टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट दे दिए मैंने, अब मेरे 5 पेजेस के नोट्स, अब इनके टेस्ट खत्म हो गए, अभी हड़प्पा का टेस्ट मुझसे नहीं लेने वाले हैं। अब सिर्फ ये वो चीजें मैंने लिख रखी हैं जो मैं बार बार भूल रहा हूं। उन साइट्स के नाम, कौन कौन से बर्तन मिलते थे, क्या कपड़े मिलते थे कि नहीं मिलते थे, इस साइट्स की रेलेवेंस क्या है, बस आपने वो बना रखी। इसका मतलब आपकी नोट्स की पेजों की संख्या कम होनी चाहिए। कैसे? अपने आप ही जिस दिन कम होती चले तो समझ जाना आपकी रिवीजन बढ़ रही है। ऐसे ये ग्राफ ऐसे जाता है, रिवीजन जितनी बढ़ेगी तो नोट्स की संख्या कम होगी, और नोट्स की संख्या कम करनी है। लक्ष्मीकांत आपकी 50 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, आपके 80 चैप्टर उसके अंदर ये नोट्स हैं फाइनल। अब आपको कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है जब चीजें आपको कंठस्थ हैं, सारी चीजें लिखोगे तो वो वैसे भी नहीं होगी। समझ गए? इसका मतलब नोट्स कब कब बनाने हैं, समझ गए ना? पहले शुरू में बल्कि नोट्स, फिर दोबारा रिवीजन करने बैठे हो टेस्ट वेस्ट के बाद 1-1.5 हफ्ते बाद, और कम नोट्स, और टेस्ट दे दिए और कम नोट्स, और रिवीजन कर दिया और कम नोट्स, एक पेज में लेकर आ गए। कोशिश करो उसको, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, खत्म। अब जैसे इसके नोट्स बनाने तो शॉर्ट में ही तो बनाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि बिंदियास के अंदर ना यार ये चावल मिलते थे, और सुलेमान और किरतार हिल्स में यार ये जो विमेन और मैन है यार ये प्रैक्टिस करा करते थे ये करके, और यहाँ पर विलेजेस भी डेवलप हुए। उसके बाद जो नर्मदा है वहाँ पर हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे। लो अब है ये कहने को इतना बड़ा, अब शुरू में जब नोट्स लिख रहे हो तो पूरी पूरी ये सब चीज़ें लिख रहे हो, लेकिन कहने को ये वाली चीज़ 2-3 लाइनों में आ गई। कहाँ गया वो? हाँ ये रहा, ये 3 लाइनों के अंदर आ गया। बस ये आराम से सीख जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट तो नहीं? और कुछ जानना है? जल्दी बताओ यार। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडस रिवर से। आई थिंक बात करनी थी ना, ये नहीं कर रहा था ना इंडस रिवर? हाँ, कह रहा है इंडस नदी को देखो, ब्लू से कर देता हूं मैं से। इंडस नदी को देखो और उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखो। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ठीक है, जैसे आगे मैप की तरफ दिखाने से पहले ज्योग्राफी की एक बात कर लेते हैं छोटी सी। यहाँ पर इसको पहले इरेज करते हैं।
ज्योग्राफी की छोटी सी बात करते हैं। सबसे पहले ना मुझे पहले बताना, पहाड़ों से क्या निकलता है पानी की फॉर्म में? हाँ, वेरी गुड। कौन बोला ये? स्ट्रीम निकलती है, कभी भी रिवर नहीं निकलती। सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं, लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, जब डेप्थ में नहीं पढ़ा होता तो हम बोल देते हैं कि रिवर निकलती है। पहाड़ों से सबसे पहले निकलती है स्ट्रीम। एक स्ट्रीम अपनी पहाड़ों से निकलकर जर्नी आगे कंटिन्यू कर रही है। प्रॉपर तरीके से बनाकर दिखा देता हूं। ये है भाई पहाड़, हिमाचल प्रदेश हम गए हैं, उधर से यहां से निकल रही है भाई एक पानी का सोर्स, इसको कहूंगा मैं स्ट्रीम, ठीक है। बगल से एक और जब स्ट्रीम इसको ज्वाइन करती है तब ये जाकर बनती है, इसका नाम चेंज होता है रिवर। और जिसने इसको ज्वाइन करा कि भाई तू उस रास्ते जा रहा है क्या, मैं भी चलूं तेरे साथ, तो उसने बोला चल ले यार, मेरे को तो सपोर्ट मिल जाएगा। इसने बोला यार आपकी जर्नी में हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, उसने बोला कर दो। तो ये जो पैसेंजर 1 और पैसेंजर 2 जो आए हैं, ये होगा इसका डिस्ट्रीब्यूटरी 1 और डिस्ट्रीब्यूटरी 2। ऐसी हर एक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो कि उसको ज्वाइन करती है रिवर जब आगे कोर्स अपनी कवर करती है। अब ज्योग्राफी में हम लोग कैसे कहते हैं, जो लेफ्ट साइड से आती है उसकी लेफ्ट बैंक डिस्ट्रीब्यूटरी, जो राइट साइड से आती है उसकी राइट बैंक डिस्ट्रीब्यूटरी। अब ये रिवर ऐसे बढ़ रही है आगे, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, यही तो होगा इसका लेफ्ट। अगर आप ऐसे स्क्रीन को पलट कर देखो तो ये तो ऐसे आगे बढ़ रही है ना, कि पर्सन मतलब ऐसे इस पोजीशन में है, तो उसका लेफ्ट ये, राइट ये। छोटी सी बात थी यहां पर, अभी इसी को इतना ही समझ लेना, आने वाले टाइम में और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इंडस नदी देखो और उसकी ट्रिब्यूटरी देखो, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन के इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। इस रीजन पे खास तरीके से ध्यान देना। अब क्यों देना यार, जब मैंने पूरे ही तुम्हें बोल दिया कि नॉर्थ वेस्ट का चिट्ठा बनाना है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना उसके अंदर। तो इंडस तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है, कोई पावर ग्रिड यहाँ पर डाली गई है, मोदी जी ने किसी चीज का उद्घाटन करा है यहाँ पर आकर, कोई वो क्या निकलता है उसको क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रोप्स जो निकलती हैं जिसमें लोग वैष्णो देवी की वो करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, रोप क्या कहते हैं उसको, रोप राइड, हाँ मतलब जो जिसमें वो डब्बों में बैठ के जाते हैं, मतलब हाँ रोप वे। तो अगर कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे अगर उन्होंने लॉन्च करा है कि जिसको वो क्लेम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक से चलेगा, ऐसे चलेगा, पावर जनरेशन के लिए कुछ वो इंस्टॉल करा गया इतने गीगावाट्स का, तो फिर वो क्वेश्चन बन जाता है। पर नॉर्थ वेस्ट का चिट्ठा कंप्लीट रहेगा तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये तो देख लिया इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में। अबाउट 4700 ईयर्स अगो कुछ जो अर्लीस्ट सिटीज थी सॉरी, कुछ जो अर्लीस्ट सिटीज थी वो इस रिवर बैंक में फ्लरिश करती हैं। यानी कि सिटीज का कंसेप्ट, अभी तक गांव का कंसेप्ट देखा था अभी हमने ऊपर सुलेमान और किरथार हिल्स पे, सिटीज का कंसेप्ट यहां से फ्लरिश होना शुरू होता है। अब ये कंपैरिजन आ सकता है कि पहली एक स्टेटमेंट आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी आपको दे दे कि स्टेटमेंट चेंज कर दें, सुलेमान और किरथार हिल्स पे पहली सिटीज आती हैं और इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे पहले विलेजेस आते हैं। और ऑप्शंस 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2, तो नीदर 1 nor 2 क्योंकि फैट ऊपर नीचे करती है। ऐसे अपने क्वेश्चंस दिमाग में बनाना सीखो आज से, हर एक लाइन को। शुरू में इसको टाइम तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं मेंस के कंटेंट की तरफ इतनी जल्दी नहीं भगवाने वाला, प्रेम तो कर लो पहले, ठीक है। तो some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. About 2500 years ago, cities डेवलप हुई गंगा बैंक के आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीज पहले डेवलप होती हैं इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, फिर गंगा के आसपास। गंगा यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ओके। तो ये चीज यहाँ पर होगी। इसके अलावा एक होमवर्क कर लो, कल की क्लास में मुझे ये फैक्ट बता देना, अंडमान निकोबार के पास ना इसी के आसपास रीजन में 3 नाम लिए जाते हैं। एट डिग्री चैनल,
9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये चैनल क्या है और कौन से दो रीजन्स को, कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट करते हैं? ठीक है, आप ये बताओगे ये डिग्री जो चैनल है ये किससे किसको सेपरेट करता है? ओके, जो आपका होमवर्क है कल की क्लास में स्टार्ट होने से पहले मुझे मतलब भेजना कहीं नहीं है, मतलब मुझे ही बताना है कल की क्लास में यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो लिखकर भी भेज सकते हो वैसे तो, अगर मतलब शाम को अभी क्लास के बाद अगर चाहो तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गंगा को देखो और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन को देखो। तो यहां से जो नहीं जानता है कि ये ट्रिब्यूटरीज की हैं या जिसको नाम याद नहीं है, एक आपको फैक्ट जिंदगी में पता लग गया, अच्छा गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन नदी जो कि ज्वाइन करती है गंगा को आगे जाकर। ठीक है, तो देख लें सोन यहाँ पर है, जी हाँ यहाँ पर ड्रॉ है, ये रही सोन, कुछ ऐसे बढ़ रही है, ये है सोन। ठीक है, क्या हुआ भाई यहाँ पर इतिहास में, एंशिएंट टाइम्स में जो एरिया था इन नदियों के किनारे, गंगा सोन के किनारे और गंगा के दक्षिण तक, साउथ तक जाने वाला, यहां पर मगधन एम्पायर डेवलप हुआ। तो यहां पर मगधन एम्पायर डेवलप हुआ जो कि बिहार में पड़ता है। अब यहां पर एक फैक्ट लिख लेना, एक चिट्ठा और बना लो। क्या चिट्ठा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चिट्ठा है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, और सिमिलर चिट्ठा इसके मिरर फेस का बनेगा मेडिवल हिस्ट्री के कंसेप्ट में। एक क्वेश्चन पैटर्न तुमने नया देखा है यूपीएससी का या किसी का भी, उत्तर प्रदेश को जो लोग फॉलो करते हैं यूपीएससी को, वो ना क्या करता है, हिस्टोरिकल नेम्स देता है और मैच द फॉलोइंग करवाता है कि आज के टाइम में मॉडर्न प्लेसेस में कौन कौन सी जगह है। मतलब ये जो मगध नाम लिया जा रहा है, आज के टाइम में हिंदुस्तान के कौन से कोने में इसका क्या नाम है, कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है। ये देखा है ऐसा, ये नया पैटर्न है। ऐसे एक दो क्वेश्चन ही, लेकिन ये हालत खराब कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर 5 ऑप्शंस होते हैं और नीचे फिर पेयरिंग भी दे रखी होती है, 3, 4 and 5 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये एक चिट्ठा बना लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चिट्ठा है दोस्तों एंशिएंट और मेडिवल का। क्या करोगे, उस चिट्ठे पे क्या लिखोगे, अपनी लाइन खींचते चले जाओगे टेबल की, जैसे मतलब ये पूरी शीट है आपकी, साइड में आपके फैक्ट्स वाली शीट है। यहाँ पर क्या करोगे, एक ऐसा करके टेबल बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे, हिंदी में लिख लेना ऐसे ही करके, चिट्ठे ऐसे ही बनते हैं कि अपने आप को खुश करने के लिए बनाओ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी में, ये है मेरे पुराने नाम, ये है मेरे नए नाम, मतलब ये एंशिएंट हिस्ट्री के ये पुराने नाम है, ये मगध इसको बोला जाता था, आज के टाइम में इसको बिहार बोला जाता है। ऐसे कर करके पूरी लिस्ट बन जाएगी एक, और उससे क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। जो ये मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, ये बहुत सिंपल आते हैं, लोग इसलिए नहीं कर पाते, जब भाई कुछ प्रिपेयर ही नहीं है ना, कंसोलिडेशन ही नहीं है इन जगह पर, कैसे कर पाओगे। ये पहले दिन से हम लोग ये वाला मतलब कार्यक्रम लेकर चलेंगे ये वाला। ठीक है, प्लीज इसमें यार कोई भी यार दगाबाजी अपने साथ मत करना, मत लूज पड़ना इसमें। मैं हमेशा बोल रहा हूँ मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा आगे रीडिंग करके जरूर बैठना, इसको लिख लिख के 3-4 बार प्रैक्टिस करके बैठ जाया करो। ठीक है, तो ज्यादा हेल्प हो पाएगी आपकी। मेरे से अगर पीछे रह गए ना तो समझ जाना, फिर बाहर निकल जाना है सर, इससे प्रिम्स नहीं हो पाएगा यार फिर यार। आगे मगध जो है वो इस बिहार में आता है। यहाँ पे जो रूलर्स थे दे वर वेरी पावरफुल और उन्होंने बड़े बड़े किंगडम सेटअप करे थे। किंगडम्स दूसरी कंट्री में भी सेटअप हुए थे। अब मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूंगा आने वाले टाइम में कि एम्पायर, किंगडम, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पर जिस किंगडम की ये बात कर रहा है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा फेमस एंशिएंट हिस्ट्री का किंगडम यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था, किसने अपना एम्पायर सेटअप करा था, कौन से राजा की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली? मौर्यन एम्पायर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ दोस्तों इतनी रिमार्केबल डेथ है, ये इवेंट यहीं पर कवर करवा देता हूं, तमिलनाडु में दे रखा है, वहां से हम लोग अपना पैराग्राफ बचा लेंगे, वहां डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका खानदान है ऐसा, चंद्रगुप्त मौर्य बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक, ये दोनों फॉलोअर्स, पापा, बाप और दादा फॉलोअर्स जैनिज्म के, ये भाई साहब फॉलोअर्स बुद्धिज्म के। इनका एक ना अच्छी भली रियासत चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, एक बंदा, एक साधु आके साइकोलॉजी खराब कर देता है। जैसे कई लोग आश्रम की सीरीज मान लो इसको, आश्रम पार्ट 3, एक जन इनका दिमाग खराब कर देता है कि जैनिज्म की तरफ ओरिएंटेड हो जाओ। और जैनिज्म एक प्रैक्टिस होती है, जैनिज्म जो जैना लोग होते हैं और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, और जब से इनकी शुरुआत होती है मेडिटेशन के प्योर भक्त। ठीक है, अब जैनिज्म में ना
जैनिज्म पॉपुलर इसलिए भी नहीं हो पाया, मतलब ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ लिखते चलना, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, पेन लेकिन तुम्हारा मेरी जबान से ज्यादा तेज चलना चाहिए, ठीक है। मैं रुक रुक के लिखो, इसको ऐसा करो, इसका पॉइंट नंबर 1 बनाओ, ऐसे नहीं हो पाएगा कोर्स यार। जल्दी जल्दी चलो, जो मिस हो जाए रिकॉर्डिंग देख लेना या मुझसे बोल देना कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ, एक बार फिर से बता दो, ठीक है। बोलना स्टार्ट करता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, एक इनके पास ना कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेलगोला, ठीक है। आपने पीके का गाना वो देखा है, भगवान है कहां रे तू, देखा है ना? उसमें एक जैना की बड़ी वाली मूर्ति होती है जिसमें लोग दूध चढ़ा रहे होते हैं। क्या कहते हैं उस मूर्ति को? क्या कहते हैं? पिक्चरें भी बहुत काम आने वाली है हमारे लेक्चर्स में। उसको कहते हैं बाहुबली। सुना है कभी ये नाम? ये बाहुबली है, पिक्चर वाली बात नहीं कर रहा बाहुबली, वो जैना की फिगर को कहते हैं, वर्धमान महावीरा के फिगर को बाहुबली। अब यहां पर ये तो मैंने आपको कुछ कुछ एडिशनल फैक्ट बता दी, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कर्नाटका से श्रवणबेलगोला से एक मंक आते हैं, जैना मंक आते हैं, जिनका नाम होता है भद्रबाहु। ये इनकी साइकोलॉजी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा खराब कर देते, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा खराब ही करते हैं। इनमें ना एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है। जैना लोग ना जो भी रूटीन फॉलो करते थे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, कि उनको ना जैसे अब बुद्धा है, वो नॉर्मल बात करते थे कि यार ठीक है आप मेडिटेशन करो, अच्छे से जिंदगी व्यतीत करो, मैं आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, आप शादी कर सकते हो, बच्चा पैदा करो, उसके बाद लेकिन गृहस्थ जीवन से थोड़ा सा दूर होकर अपने अंदर एक अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानो। लेकिन जैना लोग ना इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जाके बात करते थे। देखो ये वाली चीज़ें एनसीईआरटी बताती नहीं है, लेकिन मैंने और बियॉन्ड जाके पढ़ रखा है। यू नो आपको थोड़ी हंसी आएगी कि जैसे ये लोग ये बोलते हैं कि आप ना जैसे मुंह पे के मास्क लगाते हैं कि आप जोर की मत बोलो कीटाणु मर जाएंगे, तालियां मत बजाओ हवा में कीटाणु मरते हैं, जोर की मत खांसो कीटाणु मर जाते हैं, हो चिल्लाओ मत कीटाणु मार रहे हो। जोर की, इनफैक्ट ये भी ये कहते हैं कि फाट मत करो, अपने आप पे कंट्रोल रखो, संयम रखो। मुझे एक बात बता दो जरा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? और ये कहते हैं सेक्सुअल एब्सिस्टेंस, मतलब एक मिनट रुकना, सेक्सुअल एब्सिस्टेंस किसी भी वे में, मतलब महिलाओं से दूर रहो और सेक्सुअल थॉट्स वगैरह के बारे में मत सोचो। अब थोड़ा सा एक मैं बात बता रहा हूँ लॉजिकल, अपने उसको सोच लेना कि सेक्स ही नहीं करोगे तो बच्चा कैसे पैदा होंगे बे? इसलिए जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हर कोई नहीं अपना सकता। अब यहां पर इनका मेडिटेशन का एक कंसेप्ट होता है कि जब आपको ये लगे कि इस पृथ्वी से मैं संतुष्ट हूं, मुझे इस कुदरत ने सारी चीजें दे दी हैं, कुदरत के हर नियमों का पालन करके कुदरत मेरे साथ जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर चली है, ईश्वर की एक आराधना करके मुझे हर चीज, हर सुख की, चैन की प्राप्ति हो गई है। अब मैं एक ऐसी मेडिटेशन में बैठूंगा जिसमें मैं कब उठूंगा? नहीं उठूंगा, मेरी आत्मा निकल जाएगी, मैं बैठा रहूंगा 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, ठीक है। तो यहां पर इनकी रिगरस मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है। कोई नाम बता सकता है मुझे उसका, उस मेडिटेशन प्रैक्टिस का? कोई नाम बता सकता है? एनीवन? कि जिस पागल हो गए हो फिर जिंदा कैसे है? नहीं वो है। इसको कहते हैं सल्लेखना। सल्लेखना, कभी ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे आप जानते हो ना बहुत फेवरेट टर्म है, द टर्म सल्लेखना इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? हिंदुज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। क्या करोगे आपके बाद? मार्क कीजिए इस ऑप्शन को, जैनिज्म। जैनिज्म पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? एग्जामिनर को इंप्रेस कर देना सल्लेखना जैसी प्रैक्टिस की वजह से, जिसमें पर्सन मेडिटेशन करने बैठ रहा है उसके बाद उठ ही नहीं रहा। पता क्या करते हैं ये लोग कि जैसे ये करा ना, और मेडिटेशन पोस्चर में, जैसे मैं ऐसा एक फिगर बना दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मान लो मेडिटेशन पोस्चर में एक पर्सन बैठा हुआ है, ये ठीक है, और यहाँ पर इसे मेडिटेशन करना शुरू करी, ये उठा नहीं, मर गया मतलब वो करके। अब इसके शरीर पे मतलब शरीर सड़ गया, लिक्विड बाहर निकल रहा है, बदबू आ रही है, दीमक खा रहे हैं। मंक्स गए हुए थे थोड़ा भ्रमण करने, मतलब एक स्टेट से दूसरी जगह घूमने, जब वो आते थे बस दफना देते थे।
कि मेडिटेशन कर करके सेलेक्ट ना करके मर गए। ये एक प्रैक्टिस मैंने आपको बतानी थी कहानी से, ठीक है। और जहाँ तक उसकी बात है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कर देता हूँ। चलो गाने सुनते हैं। बाहुबली, ठीक है, बाहुबली, श्रवण बेलगोला, ये हर 12 साल या 16 साल में प्रैक्टिस होती है, जिसमें इनका ये दूध वूध हल्दी वल्दी चढ़ाकर वो करा जाता है। इस इवेंट को हम डिस्कस करेंगे। जैना की बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस है, देख लो पहले एक बार इसे। ये प्रैक्टिस पूरा दूध बहुत मतलब लाखों की संख्या में मतलब लोग इधर उधर से चले आते हैं पूरे वर्ल्ड के कोनों से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने, ठीक है। ये हो गया हमारा कवर। तुम लोग जैसे ये नोट्स बना रहे हो, अब तुमने ये चीजें देख रहे हो, तुम एडिशनल फैक्ट भी लिख रहे हो। अब कल को एक बात बताओ, जैसे आप में से आज ही कोई आपसे ये कहे यार मुझे 6 क्लास की हिस्ट्री क्लास से पढ़ाना, तुम लोग यार आप मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा सकते हो जरा, तो एक बार बताओ तुम भी किसी को आप आराम से पढ़ा पाओगे? बहुत आराम से पढ़ा पाओगे कि अच्छा यार ऐसे पढ़ाते हैं कनेक्टिविटी के साथ। एडिशनल फैक्ट्स ये तुम्हारे पास देखे हुए हैं, ये नोट्स अपने पास हमेशा संभाल के रखना, हमेशा काम आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स इसलिए टारगेट हो जाएंगे हमारे, इसलिए मैं शुरू से सबसे एक ही बात कर रहा था, बहुत सारे एग्जाम्स हमारे आराम से निकलेंगे। चलो आगे बात करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, और कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने होमवर्क के बारे में आपको वो वाला चीज़ बताई दी है, और इसमें ठीक है बाकी बातें हम बात नहीं कर लेंगे, मतलब डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। इंडिया का मैप बनाना प्रैक्टिस करते रहना। हाँ, साइड में एक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। साइड में वो कह रहा है ये जो आपको ऊपर मैप दिख रहा है ये साउथ एशिया का मैप है, साउथ एशिया का मैप है, ठीक है। इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, नीचे श्रीलंका, और एक और होता है ये श्रीलंका, और यहां पर मालदीव्स, ठीक है। एक तो ये याद रख लेना, ठीक है। लेकिन ये साउथ एशिया का मैप है कुल मिलाकर, आप ऐसा मान लो। और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आज के टाइम की जो प्रेजेंट कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, एक्सेप्शन इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज मैंने बोला था, लेकिन एक्सेप्शन चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है। पता है ना ये वाली बात सबको, पता है ना, ठीक है। मतलब साउथ एशिया कह रहा हूँ, सॉरी साउथ एशिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सार्क ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं, मुझे सार्क के बारे में बता रहा था। सार्क ऑर्गेनाइजेशन का क्या सार्क के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी ने सुना है? 2 होते हैं वैसे, एक आसियान है, एक सार्क है। इन दोनों के बारे में सुना है आपने? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म है इसकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इन सबको मिलाकर, जैसे ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अब जो मतलब ये ऊपर वाली कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया को हम लोग इसलिए एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट मतलब क्यों? ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन क्योंकि ये सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जमीन से जुड़ी हुई हैं, कुछ समुद्रों के रास्ते जुड़ी हुई हैं, ये पूरे रीजन का साइज बहुत देखने में बड़ा लगता है, जो कि काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना 19-20 का फर्क करके थोड़ा बहुत समुद्र, कुछ पहाड़, कुछ चोटियां, कुछ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इन सबको मिलाकर इट लुक्स लाइक अ कॉन्टिनेंट। इसलिए आप हमेशा एक ही वर्ड पढ़ते आए हो 6 क्लास की एनसीईआरटी से, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। है क्या वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट? यहां पर है उसकी एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन लिख लो, व्हाई इंडिया इज ऑफन रेफर्ड टू एज सबकॉन्टिनेंट।
वाई इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग रीजन इज ऑफन रेफर्ड टू एज सब कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन आपके काम आ जाएगा अगेन एमपीपीएससी में, और थोड़ा बहुत, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं ना मेंस की बातें, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि 2013 के बाद से वो करो, नहीं यार, पुराने वाले पैटर्न से भी, जैसे अगर आप देखोगे ना 20-20 साल पुराने जो मेंस के क्वेश्चंस आते थे, वो कभी कभार यूपीएससी दे देता है फिर से काफी, लेकिन इतना पुराना लोग पढ़ते नहीं है ना, मैं तो एनालाइज करता रहता हूँ, वो रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार आते रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के जैसे 2-3 पार्ट है ना, तो एक पार्ट में वो उस साल का वो वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो why did India and its neighboring countries are referred to as subcontinent? इनको अटेम्प्ट कर करके मुझे दिखाते रहना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई आई थिंक हमारी, है ना, यहां तक क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है जल्दी बताओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, आगे उसकी डिस्कशन में करवा देता हूं इस पैराग्राफ से, जो अब आने वाले पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन एंशिएंट एरा? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन एंशिएंट एरा? आप कहोगे ये का बकवास सा क्वेश्चन है, ये यहां काम नहीं आएगा, ये जब ट्रैवलर्स करेंगे ना एंशिएंट इंडिया के, वहां आपको समझ में आएगा और डिटेल में। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन एंशिएंट एरा, यही बोला ना मैंने? हाँ ठीक है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन एंशिएंट एरा। हर चीज से बच्चों वाले क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे हमें स्कूल के मिड टर्म में एग्जाम्स आते थे ना, कि जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब वो पेपर होते थे 80-80 नंबर के, 20-20 नंबर के, पहले ऐसे ही क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि है तो वही एनसीईआरटी। जब ऐसे क्वेश्चंस बना लेंगे तो हमें पता रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, यार लाइन बाय लाइन मैंने सब कुछ पढ़ा है, हो ही नहीं सकता है कि मेरे पढ़े हुए सोर्सेज से ये वाला क्वेश्चन आया हो, दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी लेफ्ट, ठीक है। आगे, थ्रू आउट हिस्ट्री लोग ट्रैवल करते हुए आए हैं एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे कंट्री में, दूसरे पार्ट में, दूसरे सब कॉन्टिनेंट में। जो हिल्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयास, कुछ रेगिस्तान, कुछ नदियां, कुछ समुद्र, उनने जर्नी डिफिकल्ट तो बनाई, डेंजरस तो बनाई लोगों के लिए, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बनाई। कि इतिहास में कोई ये नहीं कह सकता जो जिस जगह पर, जो सिविलाइजेशन जिस जगह पर था वो वहीं पर मर गया। लोग कभी जानते ही नहीं थे कि दूसरे देशों में, दूसरी कंट्री में, दूसरे सब कॉन्टिनेंट में कौन रह रहा है, नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री में इसके प्रूफ्स है, ठीक है। मेन और वेमेन वो क्यों मूव करते थे? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड या नेचुरल डिजास्टर से एस्केप होने के लिए, बचने के लिए, जैसे बाढ़, सूखा पड़ जाना। कभी कभार लोग मर्दों का ग्रुप बनाकर पूरी की पूरी आर्मीज लेकर दूसरे लैंड पर आक्रमण करने जाते थे, ताकि वो उनके लैंड को कॉन्कर कर सके और अपनी प्रेस्टीज और पावर को बढ़ा सकें, दिखा सके कि हम लोग बहुत ऊंचे तबके के लोग हैं, हमसे भिड़ना तुम्हारी मौत को इन्विटेशन देने के बराबर है। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे अपने अपने कैरावान्स में। कैरावान मतलब वही बग्गियां टाइप, बोगियां टाइप मान लो, जिसमें बहुत सारा सामान जाता था। कैरावान ना कभी कभार कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने वो देखा है हिंदू सभ्यता में रीति रिवाज में दुल्हन आती है वो बग्गी में बैठकर, जिसमें वो आपने पद्मावत देखी होगी, जब दीपिका अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है तो वो पालकियां लेकर जाती है, ऐसी देखा है। कैरावान उसको भी कहते हैं वैसे। वो मतलब 4 लोग चाहिए होते हैं उसके लिए, मतलब कंधा देने के लिए, और उसमें कोई बैठा होता है बीच में। जनरली दुल्हन को उसी से मतलब विदा करवाना या वो करवाना, उसकी उस प्रकार की रीति होती है राजस्थान जैसे एरियाज में। ये थोड़ा सा ये पॉश माना जाता है, थोड़ा सा हाई स्टेटस क्लास की मैरिज, और वो आज के टाइम में और एशियन टाइम में तो ऐसा होता हुआ है। तो कभी कभार कैरावान्स इसको भी रेफर करा जाता है, लेकिन जनरली आप इसको घोड़े गाड़ी की बग्गियों से बनी हुई पालकियां मान सकते हो। तो कैरावान शिप्स वगैरह में मर्चेंट्स अपना सामान लेकर जाते थे, वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम एक जगह तो दूसरी जगह। उसके अलावा रिलीजियस टीचर्स एक गांव से दूसरे गांव, एक टाउन से दूसरे टाउन मूव करते थे, और रुक रुक कर जो भी रास्ते में मिलता था उनको अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या एडवाइस देती हुए चलते थे। कभी कभार लोग एड्रेनलिन रश की वजह से ट्रैवल भी करते थे, एडवेंचर करने, कोई चीज को डिस्कवर करने, कुछ एक्साइटिंग प्लेस को ढूंढने। रेलेवेंस अगर ट्रैवलिंग की आ जाए ना, तो आप ये बड़े सारे रीजन ऐसे बनाकर लिख सकते हो। मतलब जैसे आपने ये रीजन लिखा कि एडवेंचर के पर्पज से, तो उसके आगे कोलन बनाकर एक लाइन लिख दो, ठीक है। फिर आपने कुछ लिखा, उसके आगे कोलन बना के एक लाइन लिख दो। ऐसे आपके पास 6-7 पॉइंट्स हो जाएंगे इस पैराग्राफ में,
छोटे एग्जाम्स होते हैं ना यूपीएससी के अलावा, उसमें जब ये बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, यही तो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पढ़ाओ तब तो अटेम्प्ट कर पाएंगे ना, फिर वो अपने स्टोरी बनाने लग जाते हैं। हाँ यार क्यों ट्रैवल करते होंगे लोग यार, ये रीजन होता होगा, वो होता होगा। अरे टाइम बच जाएगा ना अगर सोचना ना पड़े तो एग्जाम के अंदर। कोई भी एग्जाम हो यार, टाइम तो यार सबके अंदर लिमिटेड ही है ना आंसर लिखने के लिए। आज के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, या बता ही सकते हो, ठीक है। तो वो कह रहा है मैप 1 की तरफ फिर से देखो, यहाँ पर जो हिल्स है, माउंटेन्स और जो सीज है, वो हमारे सबकॉन्टिनेंट का नेचुरल फ्रंटियर है, ठीक है। यहाँ पर ये हैं सुलेमान किरतार हिल्स, ये फ्रंटियर है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये हमें घेर रखे हैं, ठीक है। और हिल्स जैसे गारो हिल्स, ठीक है, जो उसने कहा हमने देख लिया। कहता है while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted वो कर जाते थे, माउंटेन्स इधर उधर क्रॉस कर जाते थे एंशिएंट टाइम में, और दूसरे जगहों से भी लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए हैं, और कभी कभार वो सेटल हो जाते थे यहाँ पर। अच्छा, जब वो सेटल हो गए ना यहाँ पर आके, जैसे आप इसको ये बोल सकते हो मुगल लोगों का खानदान या फिर अफगानी लोग, इनकी वजह से बड़ी सारी कल्चरल परंपरा हमारे देश में आती है। चलो ये भी मान लो, चलो तो जैसे काइंड ऑफ जो फूड कल्चर वगैरह ये तभी आता है जब लोग यहाँ पर इंटरेक्ट करें, यहाँ पर जब आए, सेटल हो जाएं। तो जैसे हम आज के टाइम में जो भी ये बात करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने ये कभी तंदूरी चीज़ें तो खाते ही होंगे, जैसे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अंडा भी नहीं खाता, अंडे वाला केक, अंडे वाले बिस्किट्स भी नहीं खाता मैं, लेकिन ये तंदूरी चीज़ें जैसे तंदूरी मोमोज, तंदूरी पनीर, तंदूरी चाय भी आ गई है अब तो। ये जो तंदूरी चीज़ें होती है ना, ये अफगानी मुगल लोग जो यहाँ पर आए थे उनकी परंपरा की वजह से होती है। बड़ी सुंदर सुंदर लाइट्स मिलती हैं, लैंप्स मिलती हैं, जैसे कोई मेला या मार्केट वगैरह लगा होता है उसमें जाली वर्क की वाला काम होता है उन लाइटों में, ये भी मुगलों की देन है। जब ऐसे करके ये डिजाइन तो पक्का पता ही होगा ना, ये जो बन रखा होता है इसमें लाइट आ रही होती है, ऐसे बल्ब बन रखे होते हैं ऐसे करके, ये भी मुगलों की देन है, जाली वर्क करना या जाली वाला काम बनवाना। ऐसे ही चर्च की परंपरा या फिर क्रिश्चियंस लोग, हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे कभी एंशिएंट पास्ट में। वास्को डी गामा, पोर्चुगीज ट्रेवलर्स वगैरह आते हैं यहाँ पर और वो इंट्रोड्यूस करते हैं, सेटल होते हैं, उनकी भिड़प होती है हिंदुस्तान के लोकल राजाओं से, उनकी बेटियों से बहुओं कह रहा हूँ सॉरी, बेटियों से बहनों से शादी कर लेते हैं, उनको बना देते हैं क्रिश्चियन, और तब चर्च की परंपरा। इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे याद होगा ना, क्रिश्चियन मिशनरीज जो इस पर्पज से आए थे कि हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू धर्म छुड़वाकर, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म छुड़वाकर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। बेवकूफ कैसे बनाते थे, ये एग्जांपल चाहो तो लिख लेना, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, कहीं ना में तुम्हें बहुत कम जगह मिलेगा, तुम्हें नॉर्मल डेली लाइफ में तो सुन ही नहीं पाओगे। क्या करते थे, हमारी जो मूर्तियां बनी रहती है हिंदू रीति रिवाज में, लॉर्ड शिवा की जैसे कोई मूर्ति है, हम लोग मूर्ति, अंकिता जी कैसे रखते हैं अपने मंदिर में, किस धातु से बनी होती है वो मूर्तियां, किस धातु से? मेटल, पीतल, ब्रास, इसी से बनी होती है वो, है ना। जीसस क्राइस्ट का ये वाला जो डंडा होता है, ये किससे बना होता है, जिसपे जीसस, हाँ वुड कहते थे। चलो समुद्र में बगल हमारे पास, या नदी के किनारे, या किसी तालाब में, या किसी पॉन्ड पे चलो, शिव की मूर्ति रखी, जीसस क्राइस्ट को रखा, कहते देखो रखा, नीचे गई थोड़ी देर लकड़ी, ऊपर आ गई, शिवा डूब गए। कहते दिमाग देखना भड़काने की चीज है यार, तुम लोग क्या ये शिवा 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 हिंदू रीति रिवाज में फंसे रहते हो, तुम्हारा भगवान अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, तुम्हें क्या बचाएगा। अब आप कहोगे यार ये चीज आज के टाइम में 2022 में बैठ के हम लोगों को लग रही है कितनी भाइयात, कितनी नॉनसेंस एक्सप्लेनेशन है ये, लेकिन धर्म में जो मतलब, जैसे पता है एक बात बताऊं मैं, धर्म भी उन लोगों को समझ में आता है जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, धर्म भी उन लोगों को समझ में आता है थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अनपढ़ आदमी ऐसा बात करता है कि जैसे मतलब मान लो, एक बात बताओ, दंगों में किसकी जानें जाती हैं बताओ जरा, मैंने गीता जला के फेंक दी, मैंने कुरान जला के रोड पे फेंक दी, ये इनमें किसकी जाने जाएगी? नॉर्मल घरों से लोग जो लोग निकले उनकी जाने जाएगी। अगर मैं दंगे करने निकला हूं तो मेरी जान ही तो जाएगी ना। लोग ये नहीं समझते कि अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा, क्या फायदा उन दंगों से। और पुलिस जहां पकड़ लेती है बेटा, इतना तोड़ती है ना पुलिस यार,
जो साइड में भी खड़ा होकर तमाशा देख रहा तो उसको भी पकड़ के ले जाती है पुलिस के चार्जेस ही तो लगाने, लगाओ साले के खिलाफ, करो एफआईआर, फंसाओ इसको, मारो रात भर जेल में रख के उसको तगड़ी तरीके से बर्फ पे लिटाकर। ये अनपढ़ लोग करते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। एक वर्ड है इस्लाम का यूज करना, और आप में से जितने लोग मुस्लिम्स हैं तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसी चीजें आपको प्रोवोक करने के लिए कि आप देखिए कि आप में कितनी टॉलरेंस है। लोग कहते हैं कि टेररिज्म या कुछ भी चीज ना जिहाद के नाम पे फैलती है। जिहाद का रियल मतलब पता भी है किसी को? जिहाद कभी वॉर से रिलेटेड या दंगों से रिलेटेड तो होता ही नहीं है वर्ड। इसकी इंटरप्रिटेशन जिहाद, होली वॉर और महाभारत की इंटरप्रिटेशन तुम्हें पता क्या होती है? इंसान का खुद अपनी आत्मा से लड़ना। मैं पढ़ना चाह रहा हूं, अपने विचारों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, सुबह से दुखी बैठा हुआ, यार अब किताब उठाऊंगा, अब किताब उठाऊंगा, अब किताब उठाऊंगा, ये है मेरे अंदर जिहाद। इसी को कहते हैं, हिंदू महाभारत कहता है इसको, क्रिश्चियन कहते हैं होली वॉर, इस्लाम कहता है इसको जिहाद। पर्सन का अपनी खुद से स्ट्रगल, जिसका अपने विचारों पे, अपने मानसिक संतुलन पे कंट्रोल नहीं है, वो है जिहादी। जो स्ट्रगल चल रहा है मेरे अंदर। इस्लाम के अंदर इसलिए एक वर्ड होता है इब्लिस, कि अल्लाह का सबसे बनाया हुआ प्यारा फरिश्ता मेरा दिमाग कभी कभार मेरे ही खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ जाकर काम कर देता है। शैतान मेरे अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू में कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। क्रिश्चियंस कहते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी कहता है यू आर डूइंग इररिलीजियस इमोरल एक्ट्स। सारे रिलीजन्स का एक ही मैसेज है। आप लोग जैसे जो लोग हिंदू हैं, आप लोग एक चीज जानते हैं, हमारे घरों में कभी ये चीज तो सुनी होगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है, कभी क्रिसमस पे जाकर ना बाइबल को अटेंड करना। हमारे यहाँ पर क्या है कि बड़े सारे एक चर्च है, तो बड़े सारे वहां पर मतलब जब क्रिसमस के दिन ना क्रिश्चियंस कम आते हैं, पंजाबी वगैरह सेलिब्रेट करने सरदार वगैरह ज्यादा जाते हैं। तो उधर के फादर बहुत अच्छे हैं उस चर्च के, वो हिंदी में मतलब जो भी शाम की इवनिंग प्रेयर होती है उसको रिसाइट करते हैं। सेम लाइनें दुर्गा सप्तशती का पाठ जैसे हमारे घर पे होता है, मुझे याद है, तो सेम लाइनें सेम मीनिंग, बस वो चीज ऐसी लग रही है कि जीसस क्राइस्ट डिलीवर कर रहे हैं। सारी चीजों का एक ही मीनिंग है, इसलिए कभी रिलीजन के टाइम पे बहकना। और आज के टाइम में मैंने तुम्हें जिहाद का मतलब भी बता दिया। जैसे कभी एक क्वेश्चन आया ना, कभी कोई इंटरव्यू तुमसे पूछे कि कभी कभार वर्ड्स मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं, तो आप बोलना यस सर आई कैन एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। वो कहेंगे यस श्योर, तो आप बोलना सर टेक वर्ड ऑफ जिहाद। Many people, 99% people in India consider jihad is considered with war. तलवार लेकर रोड पे निकल जाओ लाहौल बिला हुआ। नहीं होता इसका मतलब। मुझे कैसे पता ये सब चीजें? मैं तो हिंदू, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी, कंसेप्ट, रिलीजियस टॉलरेंस, ये चीज इसलिए आपको पता होनी चाहिए, छोटी बहुत चीजें। और डोंट वरी, जितनी नॉलेज मेरी है मैं उतनी ही सिखाकर जाऊंगा। यार यूपीपीएससी का पेपर है ना, प्रवोक करने के लिए यार ऐसी ऐसी चीजें लिख देगा। एथिक्स के अंदर पहला क्वेश्चन आ गया, कमेंट ऑन द लाइन, या नहीं ये था वो वर्ड, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, और कोट एंड कोट करके दे रखा है वासुदेव कुटुंबकम। ये क्वेश्चन आया था, कर्मण्या वादिकारस्ते महाफलेषु कदाचना। यार तुम क्यों प्रवोक कर रहे हो मुसलमानों को? उनको कैसे पता, वो गीता थोड़ी ना पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभार ना ये सब चीजें जब जिसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस होती है ना, वो चीजें यूपीएससी प्रवोक करने को पूछता है। यूपीपीएससी पूछता है 2020 में किसान, ये 3 फार्म बिल को लेकर किसान आंदोलन, यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन कि ये बिल ना कैसे कनेक्टिविटी फार्मर्स के बीच में, और ऐसा कुछ था। मतलब वो बहुत पॉजिटिव टोन में उसने वो पूछा कि कोई अगर सिख हो ना जो इस बात से चिढ़ रखा हो, जिसके परिवार वाले 6-6 महीनों से हाईवे पे बैठे हुए हैं प्रदर्शन करने, वो खुंदक में आके कुछ ऐसा लिख दे जिससे हम उसका पूरे के पूरे किसी क्वेश्चन में नंबर ना दें उसको। हमें क्योंकि किसी भी चीज से कुछ नहीं लेना देना होता है। जब तुम इस एग्जाम के अंदर घुस गए हो ना, तुम भूल जाओ तुम कुछ नहीं हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, तुम्हारा सिर्फ एक ही कलर है, लबासना और आईएएस बस। क्योंकि यार कल को यार हम जैसे मतलब मान लो यार कोई भी है यार, कोई हमारे ऑफिस में चला आया, एक मुसलमान ठीक बोल रहा है, सारे हिंदू गलत बोल रहे हैं, मैं हिंदू, मुझ पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम हमारी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, तुम कैसे हिंदू हो। लेकिन मुझको फिर भी उस मुसलमान की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मुसलमान और हिंदू वाली बात नहीं है, सही और गलत की बात है मेरी फील्ड में। ये जब अंदर से रखोगे अपने अंदर, तो एथिक्स के आंसर इंप्रूव होते हैं। पूरा गेम तो दोस्तों यही है, तुम कितना भी पढ़ लो, गेम तो यही क्रॉस करवाएंगे।
PSIR, एथिक्स और ऐसे पूरा गेम मेंस का तो यही है। कोई कितना भी GS पढ़ ले, मेरी नॉलेज पे क्यों ना आ जाना, या मैं किसी की नॉलेज पे क्यों ना चला जाऊं, जब तक ये तीनों में आंसर लिखने की एबिलिटी नहीं है ना, IRS से कभी IPS या कभी IPS से IAS नहीं बन पाऊंगा। और यहीं पर काम आते हैं वो एक्सप्रेशन, क्या लिखा है किसने, सब चेक हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लोग सेटल हुए, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये जो मूवमेंट्स थी, इन लोगों ने लोगों की कल्चर ट्रेडिशन को एनरिच करा। मैंने अभी आपको ये वाली बात बता दी, वही तंदूरी वाली चीज़। ठीक है, ये आप बता सकते हो। तो और ये लिख कर आ सकते हो यार हिस्ट्री में। ये देखो, ये जो फूड वाली बात लिखी हुई है, लिख कर आ जाओ यहाँ पर। द मुगलाई खाना या फिर बिरयानी का कंसेप्ट कोई एशियन पास से थोड़ी ना पॉपुलर था, ये वाली चीज़ लिख कर आ सकते हो, वाली चीज़। फिर लोगों ने मैसेजेस वगैरह लिखने के लिए स्टोन्स को कार्व करना शुरू करा, म्यूजिक कंपोज करे, ठीक है, और खाना वगैरह पकाया। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले लेक्चर को इतनी रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।